हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ नेट जेआरएफ की भूगोल विषय की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के आधार पर क्या करते हैं, पूरे जो पाठ्यक्रम हमारे पास दिया गया है भूगोल विषय का, उसमें जो 10 यूनिट है, उन 10 यूनिट के उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर यहाँ हम चर्चा करते हैं जो आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यानी यहाँ पर हम क्या कोशिश करते हैं कि यदि आपके नेट जेआरएफ के भूगोल के पाठ्यक्रम से यानी हमारे पास जो 10 मौजूद हैं उनमें से किसी खास टॉपिक के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उस प्रश्न को हल करने में थोड़ी सी सहूलियत महसूस करें। तो इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि आप भूगोल के कंसेप्ट को समझें। आपके पास जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में जो आपके पास जो टॉपिक दिए गए हैं आप उन टॉपिक्स को समझें, उन टॉपिक्स को जानें। तो इसके लिए एक सीरीज शुरू की गई थी जिसका नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। तो ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक का मुख्य मकसद यही है कि आप नेट जेआरएफ का जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप इस पूरे प्रश्न पत्र को गौर से देखें और प्रश्न पत्र में यदि कोई चीज पूछी जा रही है भूगोल पर या भूगोल के पाठ्यक्रम से कोई खास टॉपिक पूछा जा रहा है तो आप उसे आसानी से डील कर पाएं, आसानी से हल कर पाएं। अब इम्पोर्टेंट बात कि ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के भीतर हम इन्हीं खास टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं, इन्हीं खास विषयों पर डिटेल से डिस्कशन करते हैं। बहुत से बच्चों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि क्या आप भौगोलिक चिंतन के बारे में भी बताएंगे। तो जी हाँ, भौगोलिक चिंतन से जुड़े हुए या भौगोलिक चिंतन में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, जिन्होंने अपना योगदान दिया है, हम उन पर भी चर्चा यहाँ करेंगे। तो आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे? आज हम जानेंगे कि भौगोलिक चिंतन में यूनानी प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हिप्पार्कस का क्या योगदान रहा है। तो देखिए, हमने क्या शुरुआत की थी? हमने शुरुआत की थी कि आखिर भौगोलिक चिंतन में कैसे क्रम आगे बढ़ता रहा योगदान को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले यूनानी आते हैं। यूनानी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण यूनानी भूगोलवेत्ता शामिल हो जाते हैं जो कि गणितज्ञ भी थे। उन्होंने गणित के क्षेत्र में भी, इतिहास के क्षेत्र में भी और भूगोल के क्षेत्र में भी पर्याप्त और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई थी। उन्होंने बहुत से शोध भी किए, बहुत सी यात्राएं की, बहुत से क्षेत्रों का दौरा किया और उन यात्राओं के आधार पर, उन दौरों के आधार पर उन्होंने अपने कई मत दिए। इन्होंने न केवल इतिहास, न केवल गणित, बल्कि भूगोल के संदर्भ में अपनी कई महत्वपूर्ण रचनाएं भी प्रकाशित की। इन रचनाओं में पादपों के भूगोल के बारे में, जंतुओं के भूगोल के बारे में, मानव भूगोल के बारे में बहुत सारे संदर्भों में चर्चा की। लेकिन जो भूगोल या भौगोलिक चिंतन का शुरुआती समय रहा है वह बेसिकली फोकस्ड रहा है किन पर? वह फोकस रहा है भौगोलिक जो अवस्थितियां मौजूद हैं उन पर, जो भौगोलिक उच्चावच मौजूद हैं, भौगोलिक स्थलाकृतियां मौजूद हैं इन पर। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यूनानियों ने प्रयास किया था किस बारे में कि भौगोलिक चिंतन में कैसा योगदान उन्होंने दिया। उसके बाद रोमन की बात आती है और ये क्रमशः क्रम आगे चलता रहता है। यूनानियों में यदि हम बात करें तो हमने हेरोडोटस के बारे में पढ़ा है, हमने बहुत से ऐसे यूनानी रहे हैं जिनके बारे में पढ़ा है और ठीक से हमने डिस्कस किया है कि भूगोल के बारे में उनका क्या योगदान था। आज हम बात करेंगे हिप्पार्कस के बारे में। ध्यान रखिए, हिप्पार्कस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। किस लिहाज से? भूगोल के लिहाज से। और इन्होंने भूगोल ही नहीं बल्कि कुछ अपने गणित से संबंधित तथ्य भी दिए हैं। भूगोल में इनका क्या योगदान है? तो जब भी हिप्पार्कस का नाम लिया जाएगा तो भूगोल में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है इनका एक यंत्र, और इस यंत्र का इन्होंने आविष्कार किया था जिसका नाम है एस्ट्रोलॉब। ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोलॉब। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस ग्रंथ का नाम याद रखना है क्योंकि यह जो हमारे प्रश्न की प्रकृति है या हमारे एग्जाम की जो प्रकृति है वह तथ्यात्मक है। इसमें आपको हर तथ्य को ठीक से डिटेल से याद रखना होगा। यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से उस प्रश्न को हल कर पाए। इसके लिए जरूरी क्या है कि एक एक तथ्य की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, जब हम हिप्पार्कस की बात करते हैं तो हिप्पार्कस ने एस्ट्रोलॉब नामक एक यंत्र का आविष्कार किया था। अब इंपॉर्टेंट बात कि एस्ट्रोलॉब क्यों चर्चा में था, एस्ट्रोलॉब को क्यों हम पढ़ें, एस्ट्रोलॉब क्या है? तो ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोलॉब का मतलब यह है कि हिप्पार्कस का वह यंत्र जिसकी सहायता से अक्षांश देशांतर वृत्तों के निर्धारण में मदद मिलेगी, जिसकी सहायता से
अक्षांश, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में ये जो रेखाएं हैं ये क्या है, अक्षांश। तो जिनकी सहायता से यानी एस्ट्रोलॉब की सहायता से जो अक्षांश हमारे पास है पृथ्वी में, हमारे जो ये देशांतर है, इन्हें हम देशांतर कहते हैं। ठीक, तो ये जो देशांतर है, अक्षांश है, इनकी जानकारी के लिए, इनकी जानकारी में हमें मदद मिलेगी। तो एस्ट्रोलॉब के बारे में जब भी पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य आपको क्या ध्यान रखना है कि यह एक यंत्र है। अगर पूछा जाए कि इस यंत्र को किसने बनाया, इसका आविष्कार किसने किया, तो ध्यान रखिएगा हिप्पार्कस ने किया। फिर पूछा जाएगा कि यदि एस्ट्रोलॉब का संबंध किससे है, मान लीजिए यदि पूछा जाता है कि पृथ्वी के अक्षांश देशांतर वृत्तों के निर्धारण में मदद के लिए किस ग्रंथ को बनाया गया था, तो आपको उसका जवाब देना होगा एस्ट्रोलॉब को। ऑप्शन में आपको 4 ग्रंथ दिए जा सकते हैं, यंत्र दिए जा सकते हैं, ध्यान रखिए। यानी पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर, इन दोनों वृत्तों की जानकारी के लिए, इन दोनों वृत्तों के निर्धारण के लिए, ध्यान रखिएगा, इन दोनों वृत्तों के निर्धारण के लिए अक्षांश और देशांतर वृत्तों के निर्धारण में मदद के लिए इस यंत्र का आविष्कार किया गया था। किसने किया था, हिप्पार्कस ने। ध्यान रखिएगा, हिप्पार्कस के संबंध के बारे में पूछा जाता है तो उनका संबंध यूनान से था। क्यों यूनान से, क्योंकि यूनानी जो भी भूगोलवेत्ता है उनकी श्रेणियों में इन्हें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा किसके बारे में, हमने हिप्पार्कस के एक आविष्कार के बारे में, उनके एक यंत्र के बारे में। यदि हिप्पार्कस के संदर्भ में ही और अन्य महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाती हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसने तारागणों की प्रथम ज्ञात सूची प्रदर्शित की। प्रथम ज्ञात सूची क्या की, इकट्ठी की। प्रथम ज्ञात सूची का संग्रहण किया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, तारागणों की, यानी जो हमारे पास ऊपर आकाश गंगाएं मौजूद हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के तारागण हैं और इन सभी तारागणों की सूची का संग्रहण करने का कार्य किसने किया है, हिप्पार्कस ने। तो तारागणों की सूची का संग्रहण किया है किसने, हिप्पार्कस ने। तो इस लिहाज से भी हिप्पार्कस क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि हिप्पार्कस के बारे में पूछा जाए, एक तो यही इंपॉर्टेंट बात कि हिप्पार्कस वह महान विद्वान है जिसने तारागणों की सूची का संग्रहण किया। अब हिप्पार्कस के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि हिप्पार्कस वह व्यक्ति है यानी जिसने असीरियाई गणित के आधार पर वृत्त को 360 अंशों में विभक्त किया। लेकिन किसके आधार पर, असीरियाई, पहले सीरिया के आधार पर था, बट असीरियाई गणित के आधार पर वृत्त को किसे, वृत्त को 360 अंशों में विभाजित किया, 360 अंशों में विभक्त किया। अब ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी यूनानी किसी भूगोलवेत्ता के बारे में। ठीक, और इस बात को आपको हिप्पार्कस के संदर्भ में ध्यान में भी रखना है। हिप्पार्कस के बारे में यदि इंपॉर्टेंट चीजें और यदि आपको रखना है तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी है कि इसने दीर्घवृत्त रेखा को, यानी कह सकते हैं विश्वत, इसने विश्वत रेखा। अब आप पूछेंगे कि विश्वत रेखा क्या है, तो आज हम इसे देख लेते हैं। यह है पृथ्वी, और पृथ्वी में जो ये 0 डिग्री अक्षांश है, कौन सी, 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर से 5, 10, 15, 20 ऐसे हम बढ़ते हैं, यह नॉर्थ है और यह साउथ पोल है। ठीक है, तो पृथ्वी में यह जो 0 डिग्री अक्षांश है इसे ही विश्वत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही विश्वत रेखा कहते हैं, इसे ही इक्वेटर कहते हैं और इसे ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, और इसे ही 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिप्पार्कस ने विश्वत रेखा को दीर्घवृत्त कहा। क्या कहा, दीर्घवृत्त। और इतना ही नहीं,
यदि इनके संदर्भ में हम किसकी बात करें, यदि हम इन ध्रुवों की बात करें तो इन ध्रुवों वाले क्षेत्र को भी इसने क्या कहा, दीर्घवृत्त कहा, दीर्घवृत्त कहा। तो हिप्पार्कस के संदर्भ में आपने एक और तथ्य सुना, एक और तथ्य समझा जिसके बारे में आपको जानना जरूरी था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इनकी एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखिएगा, त्रिविमीय रचना के संदर्भ में। तो ध्यान रखें, हिप्पार्कस ने त्रिविमीय गोलार्ध पृथ्वी को द्विविमीय तल पर बदलने में सफलता प्राप्त की। जैसे अभी तक क्या हो रहा था, जो पृथ्वी है इसे हम त्रिविमीय तरीके से पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इस त्रिविमीय गोलार्ध को अब द्विविमीय भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, यानी इन्होंने इस त्रिविमीय पृथ्वी को, त्रिविमीय गोलार्ध को, इसके लिए शब्द इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, त्रिविमीय गोलार्ध पृथ्वी को द्विविमीय तल पर बदलने में सफलता हासिल की। अब ये किसकी सहायता से किया, तो ध्यान रखिएगा, ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप के माध्यम से, या आप लिख सकते हैं स्टीरियोग्राफिक के माध्यम से, स्टीरियोग्राफिक। अब आप यहाँ पर यह सवाल पूछ सकते हैं कि इस समय यानी यूनानी के उस काल में भी यह चल रहा था, यह प्रचलित था। तो जी हाँ, ध्यान रखें, जब भी हम स्टीरियोग्राफिक की बात करते हैं यानी हम एक समतल पर एक गोले को भी रखकर इसकी गणना करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन बिंदुओं के आधार पर, इन बिंदुओं के प्रकाश की जो प्रकाश पुंज है, इनके आधार पर फिर हम इनकी गणना करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए, हिप्पार्कस के बाद या फिर हिप्पार्कस के संदर्भ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वही है एस्ट्रोलॉब। ध्यान रखें, यानी आपसे यदि कोई प्रश्न फ्रेम किया जाता है हिप्पार्कस के संदर्भ में, तो इनका भौगोलिक चिंतन में जो सबसे इंपॉर्टेंट योगदान है वो यही है, एस्ट्रोलॉब। यानी इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और हिप्पार्कस के संदर्भ में यह पूछा जा सकता है कि उन्होंने तारागणों की सूचियों की क्या किया है, संग्रहण किया है, इकट्ठी की। ताराओं के बारे में तो बहुत सारी अलग अलग चीजों, अलग अलग विषयों में, अलग अलग सूचियों में आपको मिल जाएगा, लेकिन इन सबको एक साथ इन्होंने संग्रहित करने का कार्य किया, इनका संग्रहण किया है। इसके अलावा हिप्पार्कस के बारे में आपको और क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात ये कि इसने जो ये अक्षांश देशांत हैं इनको मापने के साथ साथ, इनको मापने, इनकी गणना करने के लिए मदद करने के लिए यंत्र के निर्माण या यंत्र के आविष्कार के साथ साथ क्या किया है, जो हमारे पास ये दीर्घवृत्त मौजूद है उसमें जो विश्वत रेखा है, इस विश्वत रेखीय क्षेत्र को इन्होंने क्या कह दिया है, दीर्घवृत्त कह दिया है। तो ये कहीं ना कहीं इनके डेफिनेशन के कुछ आधार थे। हो सकता है आपसे कथन के रूप में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसने जो विश्वत रेखीय क्षेत्र है, ये विश्वत रेखीय जो हमारे पास पृथ्वी का अंश है, हिस्सा है, उसे दीर्घवृत्त कहा है, और आपके ऑप्शन में हिप्पार्कस हो। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसने क्या बातें कही हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ठीक से देखा है कि कथनों के संदर्भ में भी प्रश्नों को फ्रेम किया गया है कि किस चिंतक से, किस भौगोलिक चिंतक से, किस भौगोलिक भूगोलवेत्ता ने ये कथन कहे हैं, तो आपको उनसे जुड़े हुए कथन भी याद रखने हैं। तो इस तरह हमने किसके बारे में जानकारी इकट्ठी की, हिप्पार्कस के बारे में, और जो भौगोलिक चिंतन है उसमें हिप्पार्कस का क्या योगदान था इसके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।